नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टेक्स्ट बुक और एच1 पब्लिकेशन की तरफ से जो 4000 क्वेश्चंस की ये एक स्मार्ट बुक है, इसमें साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चंस हैं, उसकी सीरीज़ कर रहे थे। उसमें अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं। ये पार्ट 5 रहेगा, जिसमें और अपन 50 सवाल कवर करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट से जो आने वाले ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। ये बुक नहीं, एक स्मार्ट बुक है। जैसे कि यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से स्मार्ट बुक है। बाकी जो भी कैंडिडेट है इस बुक को एज ए फिजिकल बुक के रूप में बाई करना चाहते हैं तो अमेजन से आप इसको मंगवा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो सवाल नंबर यहाँ पर 201 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के सवाल यानी 200 क्वेश्चन से जो साइंस के स्पेशल जीव विज्ञान के अपन शुरुआत किए हैं, उसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान और भौतिकी के। इस प्रकार टोटल 1000 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो 201 वाला सवाल है, इससे कंटिन्यू करेंगे। और बाकी इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, उसके अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की जो ज्वाइन नहीं की है, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, अदर जितने भी यूपीएससी वगैरह स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 वाले कैंडिडेट हैं, अभी से मॉक टेस्ट लगाइएगा। डेली एक मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा। अभी आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है जिसमें 12 की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी है, यानी 1 साल की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी में अनलिमिटेड मॉक लगा सकते हैं। और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 39 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। और चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन हैं पार्ट नंबर 5 में। देखिएगा पहला सवाल, वैज्ञानिक नामकरण या नामावली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? वैज्ञानिक नामकरण या नामावली सभी को पता होगा, लीनियस इसका करेक्ट आंसर है। लीनियस द्वारा वैज्ञानिक नामकरण या नामावली है वो प्रारंभ की गई थी। बाकी यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था? 3 जगत प्रणाली, ठीक है, 3 जगत प्रणाली हैं। एच.वी. टेकन जो 5 जगत प्रणाली हैं, 3 जगत प्रणाली हैं, वो दी थी दोस्तों अर्नेस्ट हेकल ने। और बाकी आपको पता ही है सभी, जैसे काफ़ी बार एग्जाम आ जाता है डीडीटी यानी डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन है। तो इसका आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कारक किसने किया है? तो पॉल मूलर ने किया है। डीडीटी का आविष्कार है मूलर के द्वारा किया गया है। होम्योपैथी पूछा जाता है, होम्योपैथी के जो आविष्कारक एक तरीके से वो सैमुअल हैनीमैन है। पोलियो वैक्सीन भी बहुत बार आता है, पोलियो वैक्सीन है। इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस पार्ट में। पोलियो वैक्सीन कौन है? जे.ई. साल्क है, जे.ई. साल्क के द्वारा विकसित है। बाकी पेनिसिलिन हो गया जो फ्लेमिंग के द्वारा है, एंड और बाकी लैंडस्टीनर के द्वारा जो एंटीजन वगैरह है उसकी खोज हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इजी सवाल रहेगा। और यहाँ पर जो आप सवाल देख रहे हो जैसे 201 का ए है, वो करेक्ट आंसर दिया है 58% कैंडिडेट ने। ये कहाँ से दिया है? जो मॉक टेस्ट लगाता है टेक्स्ट बुक पर, उसका डाटा यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस बुक में। जो भी इस कैंडिडेट ये सवाल देखा है मॉक टेस्ट में, लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें 17% कैंडिडेट ने इस सवाल को ही छोड़ दिया, बाकी ने गलत किया और 58% ने करेक्ट किया। आपकी क्या स्थिति है वो यहाँ से आपका अंदाजा लग जाएगा। देखिए शेर का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है, तो शेर को पैंथेरा लियो बोलते हैं। क्या? पैंथेरा लियो शेर है। पैंथेरा टिग्रिस है, इसका मतलब ये टाइगर का होगा, तो पैंथेरा टिग्रिस बाघ का है। फेलिस कैटस है तो बिल्ली का हो जाएगा, जो फेलिस फैमिली से है तो बिल्ली है। और पैंथेरा पारडस है, ये याद रखिएगा आपको, तेंदुआ, ठीक है, पैंथेरा पारडस है तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम। अगला सवाल देखते हैं। बाकी सवाल नंबर 202 है, इसका 69% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। एक जेली जैसा पदार्थ जिसमें पानी, विघटित पोषक तत्व और कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो कौन सा है? जेली जैसा पदार्थ है, इसका मतलब क्या? लिक्विड यानी कोशिका द्रव वो होने वाला है। 203 का डी आंसर करेक्ट है। इसके अंतर्गत सारे ये पोषक तत्व है, पानी वगैरह आ जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन है? मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये हो जाएगा अर्चनोलॉजी। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी अर्चनोलॉजी है मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन। 204 में सी है अर्चनोलॉजी। बाकी अन्य आप विकल्प देखेंगे जैसे प्लेंटोलॉजी है तो ये जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म पशु और पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट हेमेटोलॉजी है, तो रक्त है, कहीं ना कहीं रक्त का अध्ययन, ठीक है, रक्त का अध्ययन और उपचार हेमेटोलॉजी है। और आर्चनोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी है शैवाल का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं आपके समसूत्री विभाजन से है कोशिका के, तो इसमें देखिएगा समसूत्रण के
उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं। अब समसूत्री विभाजन में क्या होती है, कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। एक जो मात्र कोशिका है दो संतति कोशिका में विभक्त हो जाती हैं, तो इसमें केंद्रक है वो विभक्त होगा। केंद्रक में क्या होते हैं, तो क्रोमेटिन वगैरह जो एक धागे नुमा संरचना होती है धीरे धीरे, तो अलग अलग फेज में ये पूरी प्रक्रिया होती है। जो पहला फेज होता है उसको कहा जाता है वैसे इसमें विश्रमावस्था होगा जिसे इंटरफेज बोलेंगे पहला फेज, उसके बाद प्रोफेज होता है, ठीक है। और समसूत्री विभाजन की बात कर रहा हूँ, फिर मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, इस प्रकार ये पूरा विभाजन होता है। तो कौन सा फेज है जिसमें जो गुणसूत्र है वो मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित हो जाते हैं, जो भी विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं, तो वो अवस्था दोस्तों मध्यावस्था हो जाएगी। मध्यावस्था को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे दोस्तों मेटाफेज। क्या, मेटाफेज, इंग्लिश में मध्यावस्था या फिर मेटाफेज आप कह सकते हो। इसमें ये गुणसूत्र हैं जो कि अपने सेंट्रोमियर के द्वारा तर्कु धागों से जुड़े रहते हैं ना, वो मध्यवर्ती रेखा होती है, तर्कु के बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। और गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र हैं वो पहले की तुलना में इसमें अधिक स्पष्ट हो जाते हैं मेटाफेज में, और प्रत्येक गुणसूत्र होता है वो खिसक कर क्या होता है, मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है मेटाफेज में। इसके बाद आती हैं जो एनाफेज होती हैं, तो एनाफेज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में इस अवस्था में क्या होगा कि जैसे ये आरंभ होती है ये अवस्था एनाफेज, तो प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार ये पूरी आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस। चेचक का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया, चेचक का टीके का आपका पूछा है किसके द्वारा विकसित किया गया है। इससे पहले भी बता चुका हूँ, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखेंगे जॉन्स सॉक हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक हैं। और अलेक्जेंडर ए फ्लेमिंग है, पेनिसिलिन का हो जाएगा। और ये कोशिका है जो कि 1665 में खोज की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। एडवर्ड जेनर हैं चेचक के टीके के आविष्कारक, जो कि 1796 में इनको विकास किया था। अगला सवाल लिखते हैं, और ये देखिएगा प्रत्येक सवाल में टीटी आपको दिया है, यानी 10 सेकंड में टाइम टू आंसर है, 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर आपको बताना चाहिए। यानी ये जो एवरेज कहाँ से आ रहा है टीटीए, जो कैंडिडेट ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है टेक्स्ट बुक ऐप पर, उन कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, तो इस सवाल में उन्होंने क्या समय दिया है वही आपके लिए। हृदय तक रक्त ले जाती हैं जबकि हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, दोनों का क्रम। हृदय तक रक्त ले जाती हैं, हृदय यानी हार्ट तक, यानी वापस रक्त आता है, जो भी गया है टिश्यू और आपकी कोशिका में वो वापस रक्त आता है हृदय में। कौन सा रक्त है, वी ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन युक्त नहीं है, वो हार्ट में आता है किसके द्वारा, वेन के द्वारा, शिराओं के द्वारा। जबकि हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, दूर हृदय से रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को कौन लेके जाती है, आर्टरी, धमनी ले जाती है हृदय से। बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं ऊतकों पर शरीर के अंगों में जो रक्त हैं वो कौन, आर्टरी यानी धमनियाँ। तो शिराएं और धमनियाँ ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 207 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा राज्य भुट्ट जोलोकिया मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये वैसे थोड़ा अलग हटकर सवाल इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो भुट्ट जोलोकिया मिर्च है, ये एक तरीके से आप कहेंगे सबसे तीखी मिर्च के रूप में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में घोषित पेपर को। तो इसमें जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो उसमें नागालैंड है, असम है और ओडिशा है, ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेरिस्टेमेटिक उत्तक का एक प्रकार है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक बोले हिंदी में तो विभज्योतक की बात हो रही है, ठीक है, विभज्योतक है। उत्तक दो प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। स्थायी में फिर सरल और जटिल में जो जाइलम फ्लोएम वगैरह ये आ जाते हैं। और विभज्योतक, अब विभज्योतक होता है 3 प्रकार का, एपिकल मेरिस्टम होता है, उसके बाद इंटरक्लेरी यानी जो आप अंतर्विष्ट विभज्योतक हैं, और पार्श्व, ठीक है, लेटरल वाला है। तो 3 विभज्योतक में कौन सा नहीं है मेरिस्टेमेट, जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो पार्श्व होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर एपिकल शीर्षक भी होता है और अंतर्विष्ट भी होता है, यानी ऊपर के सभी क्या है, उत्तक का प्रकार है कौन सी, तो सभी उपरोक्त में से ये विभज्योतक के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। बाकी इनमें आप देखेंगे जैसे पार्श्व विभज्योतक हैं, ये तने व जड़ की मोटाई के लिए रहता है वो पार्श्व
विभज्योतक है। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो प्रथम सभी को पता है लीवर, जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरी है दोस्तों अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, और यकृत है सबसे बड़ी, उसके बाद अग्नाशय है। सबसे छोटी है तो ये हो जाएगी मानव शरीर की बोला है सबसे छोटी ग्लैंड है वो है पीनियल है, सबसे छोटी हो जाएगी। ये कहाँ पर, मस्तिष्क के केंद्र के पास रहती है, सबसे छोटी ग्लैंड है। 210 का सही किया है 99% कैंडिडेट ने। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, जीव विज्ञान की शाखा जो जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन से संबंधित है। जीव की संरचना और उनके भागों से यानी शरीर रचना विज्ञान की बात हो रही है। शरीर रचना विज्ञान जो आप बेहतर जानते हो एनाटॉमी के नाम से, ठीक है, एनाटॉमी है, शरीर की पूरी रचना के बारे में जानकारी है, उनकी संरचना के बारे में, वो एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन से लवक में हरा वर्णक होता है, कौन सा लवक है जिसमें हरा वर्णक होता है। तो नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश में होगा तो ये थोड़ा आपको क्लोरोप्लास्ट याद रखना है, ठीक है, हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप पर्ण हरित लवक यानी हरा वर्णक आप बोलेंगे। तो लवक सभी पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिका अंगक होते हैं। हरित लवक इसमें क्लोरोफिल जो हरा वर्णक पाया जाता है, जो कि आपको पता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की भूमिका रहती है। एटीपी के एक अणु में कितने फॉस्फेट अणु पाए जाते हैं, एटीपी, तो नाम इसका पूरा आपको पता होना चाहिए। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राई का मतलब 3 है, तो 3 इसमें क्या है, फॉस्फेट अणु है, ट्राइफॉस्फेट है। इसके बाद बात करूं एडीपी होता है एक, ठीक है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एक एएमपी भी होता है मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट, डाई में 2, ट्राई में 3 फॉस्फेट होता है। एडिनोसिन एक नाइट्रोजन बेस है और जो फॉस्फेट के 3 अणुओं के साथ एटीपी अणु है वो बनाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक मेसोसोम के कार्य है। मेसोसोम के कार्य आपको पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा। मेसोसोम की बात करें तो ये होती क्या है, ठीक है, और बाकी इसके कार्य हैं। मेसोसोम एक विशेष जो एक झिल्लीदार संरचना होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना उसमें बनती है। यूकैरियोटिक है एक जो विकसित नहीं होती है प्रोकैरियोटिक, उस कोशिका में ये मेसोसोम एक प्रकार की झिल्लीदार संरचना होती है। पूछा है इसका कौन सा कार्य है, तो इसके कार्य की बात करेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे। 214 का डीएनए, उपरोक्त सभी डीएनए प्रतिकृति भी हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण, शोषण वगैरह, इन सभी में ये कार्य करती है। किस चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ हालत बिगड़ जाती है। आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रोग आपको स्पेशल पूछा है तो कौन सा रोग होता है इसमें, ग्लूकोमा डिजीज़ है। ग्लूकोमा डिजीज़ में क्या होता है, जो नर्व कनेक्ट करती है आई को, आँख को ब्रेन से, जो नर्व कनेक्ट करती है वो एक तरीके से डैमेज हो जाती है इस रोग में, या फिर जब आँख पर बहुत ज़्यादा आपका दबाव आता है, प्रेशर आता है, उस केस में जो नर्व कनेक्ट करती है आँख को ब्रेन से वो क्या है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे ग्लूकोमा रोग हो जाता है। इसका उपचार है, वैसे ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा लेकिन आपकी जो एक तरीके से कह सकते हो उपचार हो सकता है। ग्लूकोमा डिजीज़ है वो खत्म नहीं की जा सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है, काला मोतिया भी बोलते हैं, ग्लूकोमा का याद रखिएगा, काला मोतिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। किसको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट को आमतौर पर वनस्पति जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। ब्रायोफाइट्स मिट्टी में रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए पानी की इनको आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आपको पता है लीवरवर्ट प्रमुख रूप से, जो कौन से प्लांट आते हैं, लीवरवर्ट आ जाते हैं, मॉस आ जाते हैं, इसके अलावा हॉर्नवर्ट है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आईवीएफ का पूछा है, आईवीएफ ईटी में टी का क्या मतलब है। अब आईवीएफ ईटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, इसमें डायरेक्टली एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं जिस भी फीमेल में, उस केस में जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो बाहर बनाया जाता है। एम्ब्रियो को 3 डे और 5 डे का रहता है, तो 5 डे ज़्यादातर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो बाहर जो बनाया जाएगा लैब में, जो टेस्ट ट्यूब आप बोलते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब में ये बनाया जाता है एम्ब्रियो, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे आईवीएफ प्रणाली बोला जाता है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर ओवेरी है, गर्भाशय में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। तो इसमें ट्रांसफ़र ये टी का पूछे ना, टी यानी इस सेकेंड, इसमें ट्रांसफ़र करेक्ट हो जाएगा 217 का
सी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हीटेकर ने कितने संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है? व्हीटेकर सभी को पता होगा, 5, ठीक है, पंच जगत प्रणाली दी है व्हीटेकर ने। इन्होंने वर्गीकरण व्हीटेकर ने 5 जो जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में विभक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, अफ्रीकी निद्रा रोग जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये किसके कारण होता है? अफ्रीकी निद्रा रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ। ये जो अफ्रीकी निद्रा रोग है ये ट्रेपेनोसोमा से संबंधित एक प्रोटोजोआ रहता है, इसके कारण होता है। कौन सा जो प्रोटोजोआ है? ट्रेपेनोसोमा से संबंधित जो प्रोटोजोआ है, आप बोलते हो ना सीसी मक्खी है ना, तो सीसी मक्खी एक ये जो निद्रा रोग उत्पन्न करने वाली एक विशेष प्रकार की अफ्रीकी मक्खी है जिसके द्वारा ये फैलता है, जो अफ्रीकी महाद्वीप के लिए ये प्रमुख रूप से वहाँ पर होता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ के कारण अफ्रीकी निद्रा रोग। 219 में बी यहाँ पर 66% कैंडिडेट ने किया है, 18% ने इसको क्या किया? स्किप ही कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है? इससे पहले भी ये सवाल आ चुका जिसमें ये अलग ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। तो कौन से ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में क्या है निर्माण संश्लेषित हो सकते हैं? प्रमुख रूप से विटामिन वो डी है हमारे शरीर में। डी के अलावा विटामिन के का भी संश्लेषण हो सकता है, विटामिन B3 का भी हो सकता है। ये कुछ विटामिन हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। बायोटिन हो सकता है, विटामिन के है, विटामिन डी है, नियासिन B3 है, इसका सिंथेसिस हमारे शरीर में क्या है संश्लेषण संभव है। विटामिन के कौन सा? जो आप कह सकते हो तो रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है, और ये जो बैक्टीरिया के द्वारा मलाशय के अंदर है विटामिन के संश्लेषित होता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए, बाकी 220 को है वो का लगभग सभी कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। तो आप कहेंगे वो तो कोई मास्टर ग्रंथि होगी, उस सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके कार्यों को कंट्रोल करने वाले जो मास्टर ग्रंथि हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि इसमें करेक्ट आंसर है। 222 मस्तिष्क के उस भाग को पहचाने जो आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है। तो आसन जो मुद्रा हो गई, संतुलन हो गया, ठीक है, इन सभी के लिए जिम्मेदार जो मस्तिष्क का भाग है वो दोस्तों अनुमस्तिष्क है, ठीक है। अनुमस्तिष्क को क्या बोला जाता है? तो ये वो ही सेरिबेलम जो लास्ट पीछे में रहता है ना, सेरिबेलम होता है। और ये जो आप कहेंगे सेरिबेलम कहाँ पर है, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो मस्तिष्क के जहाँ पर मिलती हैं उसके जस्ट पीछे होता है, जो पूरा नीचे आपकी गर्दन रहेगी तो इस साइड पे ये सेरिबेलम रहता है, अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसे। अगला सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? वायरस रेखा हमें हिट करके पोएजे छोड़ गई। ट्रिक याद होगा, रेखा हमें हिट करके, रेक यानी रेबीज, ख यानी खसरा। तो खसरा कैसा एक वायरस जनित रोग है। अब खसरा रोग है वो कौन से वायरस से होता है? तो इसमें पैरामिक्सो वायरस रहता है, ठीक है, जो मोरबिला वायरस के अंतर्गत आता है। खसरा रोग मोरबिला वायरस के कारण आता है और इसके अंतर्गत पैरामिक्सो वायरस है जिसके कारण शरीर पर एक लाल दाने निकल जाते हैं। श्वसन के माध्यम से ये रोग प्रमुख रूप से फैलता है और इसे रोबेला भी कह सकते हो, रोबेला वायरस के कारण, जो इसी फैमिली में अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो कोशिका। प्रोकैरियोटिक में आपको पता है केंद्रक नहीं होता है, विकसित नहीं, अनुपस्थित कैसा कहेंगे, केंद्र को उपस्थित होता है, अच्छी तरह से संगठित होता है, वो यूकैरियोटिक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यानी सारे कोशिकाएं यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकाओं की बात करें तो राइबोसोम एक तरीके से होता है, इसमें बहुत बार आता है। कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकांग है? राइबोसोम है। 70S 60S प्रकार की जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अलग अलग होते हैं। तो आपको पूछा है यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, ऐसा नहीं होता है, पादप कोशिका में ही तो क्लोरोप्लास्ट होता है और किस में होगा? तो ये एक तरीके से गलत विशेषता है, उपस्थित होता है, ठीक है। और अगला सवाल, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? सवाल नंबर 225। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की बात करें तो ये कौन से शरीर के अंग के भाग हैं? गुर्दा हो जाएगा, विकल्प 1 सही है। जो गुर्दा है इसके अंतर्गत, किडनी के अंतर्गत बोमेन्स और ग्लोमेरुलस कप के आकार की संरचना होती है जो किडनी में, गुर्दे में नेफ्रॉन में पाई जाती हैं और नेफ्रॉन गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई होती है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 225 को सही किया है 97% कैंडिडेट ने। डेंड्राइट्स और एक्सॉन किस कोशिका के भाग हैं? तो आप देखेंगे न्यूरॉन्स, जो तंत्रिका कोशिका बोलते हैं न्यूरॉन्स को, इसमें जो इस प्रकार की संरचना रहती है न्यूरॉन्स में,
ठीक है, ये आगे जाती हैं इस प्रकार। इसमें ये जो रहते हैं इसको तो बोलते हैं एक्सॉन बोला जाता है, और इस पे कुछ ये तंतुनुमा होती हैं जिसे बोला जाता है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट हो गया, एक्सॉन हो गया, इसको सोमा बोला जाता है। ये तीन प्रमुख न्यूरॉन के भाग हैं, सोमा है, डेंड्राइट है और एक्सॉन है। और इसमें पूछा है आपको कोशिका के भाग हैं ये किसके हैं, तो न्यूरॉन्स वाली कोशिका के भाग हो जाएंगे। न्यूरॉन्स का क्या कार्य रहता है, तंत्रिका कोशिका है, ये मस्तिष्क से संकेत भेजती हैं और प्राप्त करती हैं जो भी बॉडी के जितने भी संकेत हैं। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। लंग्स होते हैं फेफड़े, उनसे ब्लड आता है हमारे हार्ट में, हृदय फिर हार्ट पंप करता है शरीर के सभी अंगों में। अब देखिए फेफड़ों से हार्ट तक जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन युक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा, वो पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है, फुफ्फुस सिरा के द्वारा आता है, ठीक है। और फिर हार्ट से जो बिना ऑक्सीजन का रक्त जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, वो किसके द्वारा, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जो आप कहेंगे फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है। और बाकी हार्ट से हम पंप करता है शरीर के अंगों में, वो शुद्ध रक्त होता है आर्टरी के द्वारा, यानी धमनी के द्वारा जाता है, वापस हार्ट में आता है वो वेन के द्वारा आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत सबसे बड़ी है। उसके बाद आपको पूछा था वो अग्नाशय थी, इससे पहले जो आया था सवाल, यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। रेटिना का क्या कार्य है, रेटिना है ये मस्तिष्क से एक तरीके से कनेक्ट है, हमारी छवि जो भी इमेज बनती है वो मस्तिष्क की उसको पढ़ता है, वो रेटिना में बनती है। तो रेटिना का फंक्शन आप कह सकते हो, जो भी प्रोसेस रहती है, प्रोसेस ये क्या करती हैं, फोटो रिसेप्टर इसमें सेल होती हैं, वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करेगी फोटो रिसेप्टर सेल, और उसको प्रोसेस करके तो ये सारी इमेज हैं वो ब्रेन में भेजी जाती हैं। तो ये कह सकते हो रेटिना है ये कहाँ पर रहता है, पीछे की ओर, नेत्र के पीछे की ओर रहता है, जो कार्य करता है ब्रेन में जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको सेंड करके एक छवि है वो आपको दिखाई देती है। रेटिना का ये कार्य हो जाएगा, जो विकल्प में देखेंगे ये वाला हो जाएगा। फोटो रिसेप्टर कोशिका के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वो तय करे कि तस्वीर है वो किस प्रकार बनी है। 229 का सी करेक्ट है। 70% कैंडिडेट ने इसको सही किया है, 7% ने इसको स्किप किया है, बाकी ने उसको गलत किया है। मानव पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग में भोजन का पाचन पूरा होता है, भोजन का पाचन पूरा है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है। बहुत बार एग्जाम में एक ये इजी सवाल हो जाएगा आपके लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, 230 का ए सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उसमें पानी बहता है, तो ये आपको वाष्पोत्सर्जन है, उसका जो स्टोमा रंध्र रहता है ना, ये पत्तियों में जो आप स्टोमा बोलेंगे, रंध्र हैं ये पत्ती में छिद्र होते हैं जो गैस आदान प्रदान की हैं वो एक तरीके से अनुमति देता है। जहाँ जल वाष्प है वो पौधों को छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश कर जाती है। ये पौधे की पत्तियों में होता है स्टोमा, रंध्र होता है जो वाष्पोत्सर्जन की दर है उसको नियंत्रित करते हैं। जैसे रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है, खसरा ये संक्रामक रोग हो जाएगा। तो इनमें से संक्रामक रोग खसरा है और ये एक वायरस जनित रोग है जो आप कहेंगे कौन सी फैमिली का है, तो रूबेला वायरस फैमिली से संबंध रखता है, पैरामिक्सो वायरस है, खसरा ऑप्शन बी करेक्ट है। दांत की परत किससे बनी होती है, आप सभी को पता होगा शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो इनेमल है जो दांतों में पाया जाता है। दांत की जो परत रहती है वो इनेमल है, वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, जो क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है उससे बना होता है इनेमल। और ये दांतों की कठोर की जो बाहरी एक तरीके से सतह होती है जो दांतों के क्षरण से बचाती है, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है इनेमल। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर 2018 में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर 23 शेरों की मृत्यु हो गई थी, रहस्य में एक मृत्यु हुई थी। इसके पीछे का कारण बाद में जो पता चला है वो कैनाइन डिस्टेम्पर है, ठीक है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, ये पैरामिक्सो वायरस के अंतर्गत आता है, एक वायरस है कैनाइन डिस्टेम्पर, विषाणु वायरस कहेंगे, पैरामिक्सो वायरस का ही प्रकार है। तो इसका संक्रमण हो गया था जिसके कारण है 23 शेरों की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से जीव से खसरा होता है, रिपीट हो रहा, खसरा है,
विषाणु वायरस जनित रोग हो जाएगा। और ये मोरबीला वायरस है, पैरामिक्सो वायरस फैमिली से, इसके कारण होता है। रोबेला वायरस इसको आप बोल सकते हो, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है, अत्यधिक संक्रामक रोग है खसरा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, गलसुआ। गलसुआ को मम्स बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो मम्स रोग के बारे में आपको पूछा है, किस जीव के कारण होता है मम्स रोग। अब मम्स रोग है, ये एग्जाम में आता है, गलसुआ किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो गलसुआ रोग है हमारी जो लार ग्रंथि है, स्लेवरी ग्लैंड है, उसको प्रभावित करता है। और ये भी रोबेला वायरस परिवार है, जो पैरामिक्सो वायरस है, इसे आप रोबेला पैरामिक्सो वायरस परिवार के कारण मम्स रोग का जो रोगवाहक है, ये एक तरीके से वायरस ही है। 236 का सी करेक्ट है, 68% कैंडिडेट ने सही किया है। इन्फ्लुएंजा ये किस प्रकार का रोग है। इन्फ्लुएंजा जो हमको जुकाम होता है, इसके अलग अलग ABCD पार्ट टाइप है। जुकाम की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा है, श्वसन संबंधी जो कॉमन कोल्ड होता है, इसी कारण ये एक संक्रामक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज हो जाएगी। इसके लक्षण हल्के या फिर गंभीर हो सकते हैं, सिर दर्द हो जाएगा, जुकाम वगैरह, सूखी खांसी है, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ने वाला, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, वो कौन सा कनेक्टिंग टिश्यू होगा। तो मसल को जिसे आप कंडरा बोलेंगे, टेंडन, ठीक है, टेंडन है, अस्थि बंधन है, नहीं सॉरी इसमें पेशी हो जाएगा, टेंडन है, कंडरा या फिर पेशी, ऑप्शन डी करेक्ट है 238 का। मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग टिश्यू है वो है बोन टू बोन वाला तो लिगामेंट है, ठीक है, टेंडन ही होगा। अब टेंडन हो जाएगा, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। एक होता है दोस्तों एक और लिगामेंट, जो कनेक्टिंग टिश्यू है लिगामेंट, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन है लिगामेंट। एक दोस्तों यहाँ पर एरोलर भी आप देख रहे हो, एरोलर किसको कनेक्ट करता है, तो ये इंटीगमेंट को मसल से करता है, ठीक है। इंटीगमेंट आप कहेंगे क्या है, तो जो INTGUMENT है, ये एक तरीके से जो त्वचा है ना, हमारा शरीर है, वो त्वचा से बाहर क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। तो त्वचा को मसल, अंदर त्वचा मसल से कनेक्ट रहती है, यानी मांसपेशियों से जो हमारे शरीर की त्वचा कनेक्ट रहती है, वो किसके द्वारा, एरोलर टिश्यू के द्वारा रहती है। तो इसमें आपके मांसपेशियों को हड्डियों से टेंडन हो जाएगा, और फिर लिगामेंट होता है हड्डियों को हड्डियों से। मानव गुर्दे की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। मानव गुर्दे की, किडनी की, ये हो जाएगी नेफ्रॉन। कौन सी, नेफ्रॉन हो जाएगी। और नेफ्रॉन बहुत ही अति सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। प्रत्येक मानव गुर्दे में आप लगभग कहेंगे 10 लाख के आसपास क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी कोशिकाएं हैं। अब रक्त किससे मिलकर बना है, ब्लड है, इसमें 55% तो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या है, जो मिनरल्स है, जल्स वगैरह आ जाते हैं, पानी, प्लाज्मा है 55%। तो बाकी 45% में 44% तो है दोस्तों RBC। RBC को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। और आप कहेंगे 1% क्या है, तो बाकी जो प्लेटलेट्स है, WBC है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं WBC को, WBC और प्लेटलेट्स हैं वो 1% है। 44% के आसपास RBC है, बाकी प्लाज्मा है 55%। तो इसमें आप देखेंगे रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी सी, यानी कौन सी सेल है, तो RBC है, रेड ब्लड सेल है, एरिथ्रोसाइट इसे बोला जाता है। तो ये हो जाएगी लाल रक्त कोशिकाएं या फिर RBC एरिथ्रोसाइट है, जो 40 से 45% भाग कवर करती है हमारे रक्त का। शरीर में हार्मोन और उनके कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से युग्मित नहीं है। हार्मोन और कार्य से संबंधित आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन है, गर्भावस्था का समर्थन बिल्कुल करता है। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीटोसिन है, तो ये दूध छोड़ता है। फिर यहाँ पर प्रोलैक्टिन है, महिला यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये गलत है। एड्रिनलिन है, हृदय गति वाला हो जाएगा। देखिए इसमें आप देखेंगे प्रोलैक्टिन वाला है ना, प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन है, ये लैक्टेशन यानी दूध पैदा करने के लिए स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, प्रोलैक्टिन है, तो ये वाला गलत है। 241 का डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन है, ये अंडकोश है वहाँ पर, या फिर कहेंगे वृषण, तो वृषण है, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पौधे के प्रजनन भाग का वर्णन करता है। पौधे का प्रजनन भाग उसका फूल हो जाएगा। अब जो फूल है ये यौन प्रजनन अंग है एक पौधे का, जिसमें 4 मूल भाग होते हैं। पंखुड़ी होती है, फूल में क्या होती है, आप कहेंगे पंखुड़ी है, बाह्य दलपुंज होता है,
और पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। तो पंखुड़ी क्या करती है, परागण के लिए जो भी कीड़े हैं, पक्षी हैं, उनको क्या आकर्षित करेगी, जो पराग कणों को पुंकेसर से स्त्रीकेसर में स्थानांतरित करता है। तो फूल इसका हो जाएगा प्रजनन भाग। दो हड्डियों को एक दूसरे से बोन को कनेक्ट करने वाला जो संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू है, हड्डियों को मैंने बताया वो लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट है जो बंधन हो जाएगा हिंदी में, ऑप्शन डी करेक्ट है। और कंडरा होता है वो बोन को मसल से कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा। और बाकी जो उपास्थि है लचीला संयोगी ऊतक है, ठीक है, उपास्थि है जो जोड़े हैं ना, जोड़ों पर हड्डी की सतह को चिकना करती है, लचीला है, कान की हड्डी है, नाक की हड्डी, ये सभी उपास्थि में है। मूत्र या मल में रक्त किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, रक्त का थक्का के कमी के कारण नहीं बनता, तो इसी के कारण क्या है, ब्लड ज़्यादा हो जाता है, तो विटामिन के करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएम पौधों में किस पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं, फ्लोएम फूड हो जाएगा यानी खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी करेक्ट है 246 का। जाइलम है वो जल वाला पानी। मानव शरीर का कौन सा अंग जापानी एनसीफ्लेटिस से प्रभावित होता है, जो रोग है जापानी एनसीफ्लेटिस है, इस रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है, जापानी एनसीफ्लेटिस है, जो कि JEV जो एक वायरस रहता है जापानी एनसेफ्लाइटिस वायरस के कारण होता है, मानव शरीर के मस्तिष्क है उसको प्रभावित करता है। ये एक गैर संक्रामक बीमारी है, मच्छर जनित वायरल संक्रमण आप कह सकते हो। अगला सवाल है, एक गेहूं का रोग है जो लूज आप कहेंगे इसे, लूज स्मट वाला, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है, गेहूं में जो लूज स्मट की बीमारी है ये किसके कारण होती है, तो ये जो गेहूं की ढीली गंध है इस कौन से कवक के कारण होती है, इसका नाम है दोस्तों उस्तिलागोत्रिति, ये वाला उस्तिलागोत्रिति के कारण होने वाला ये रोग है। इसमें जो संक्रमित पौधा आमतौर पर स्वच्छ पौधे की तुलना में पहले क्या करेगा, सिर का उत्पादन करेगा। और अन्य जो आप विकल्प देखेंगे ये सभी जीव है वो कवक के कारण ही होते हैं, रोगजनक है, इसमें अलग अलग हैं जो पादप अलग अलग आप कहेंगे, जैसे ये उस्तिलागोत्रिति है, गेहूं की ढीली ढेरी आप जो आप सवाल पूछा गया है ये वाला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हैं उस्तिलागोकोलरी, ठीक है, उस्तिलागोकोलरी है ये ओट में होने वाली बीमारी है। उस्तिलागोहॉर्डे है ये जो में होने वाली बीमारी है। उस्तिलागो अवनाए हैं ये किसकी बीमारी है, तो ये भी जो की हैं, ठीक है, जो स्मट वाली बीमारी है ये वाली हो जाएगी। लूज स्मट जो में होती है वो उस्तिलागो अवनाई आप कहेंगे, इसके कारण होती है। अगला सवाल यहाँ पर कैरेटेनॉइड्स विशेषता प्रदान करता है, कैरेटेनॉइड्स हैं ये क्या है, फल का रंग देता है, मिठास देता है, ताजगी है, मीठा सुगंध, तो फल का रंग है ये इसी के कारण जो कैरेटेनॉइड्स हैं, इससे दोस्तों टेट्राटापेनॉइड बोला जाता है, जो पौधे में जैसे पीले रंग के, नारंगी, लाल जो जैविक रंग द्रव्य होते हैं ना वो इसी के कारण होते हैं, जिसे बोलेंगे कैरेटेनॉइड्स के कारण। अगला सवाल देखेंगे, वसामय ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं, वसामय ग्रंथियों का आपको पूछा है, जो सेबेसियस ग्लैंड है वो त्वचा में स्थित होती है, किसमें, त्वचा में स्थित होती हैं। वसा है, वसा कहाँ पर है, जो तेलीय या फिर मोम वाले पदार्थ का स्राव होता है ना वही वसा है। तो ये अलग लार ग्रंथियाँ वगैरह जीभ में जो अलग होती हैं, लार ग्रंथियाँ मुंह में स्थित होती हैं और जीभ में होती हैं वो अवचिबुकीय ग्रंथियाँ हैं, जीभ में स्थित होती हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, सवाल नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा का संग्रहण कौन सा पोषक तत्व करता है, आंसर जरूर दे देना 13 सेकंड के भीतर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिलने वाले हैं, इस पूरी बुक की जो स्मार्ट बुक की 4000, वैसे इसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के, साइंस के अतिरिक्त आपकी पॉलिटी हैं, जितने भी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस में फिर यहाँ पर्यावरण वाले भी आ जाते हैं, कंप्यूटर के सारे 4000 बेस्ट क्वेश्चन से इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट सहित रहते हैं इस बुक में, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित जो स्मार्ट आंसर की इसमें इंक्लूड है। ये आप टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशन की जो बुक है ये अमेजन से बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया टेक्स्ट बुक की वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 12 के बजाय 14 मंथ की आपको ये वैलिडिटी मिल रही है, महज एक दिन का ये ऑफर है। टीटीजी को कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।